नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सीपीईसी पर भारत ने चाइना और पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा यथास्थिति ना बदली जाए वरना ठीक नहीं होगा। सीपीईसी को लेकर भारत ने बढ़ाई चिंता। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, सीएसटीओ पार्टनर बनेगा भारत। बड़ी खबर, रशिया ने कहा भारत को हम करेंगे सीएसटीओ में शामिल। जानेंगे आखिर सीएसटीओ संगठन कौन सा और किन किन देशों का एक समूह है ये। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, गाड़ियों के बहिष्कार के बाद भारत के आगे झुकी हुंडई। कश्मीर विवाद पर मांगी माफी। बड़ी खबर निकल के आ रही है इंटरनेशनल हुंडई ने। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, क्वाड देशों की बड़ी मीटिंग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तिलमिलाए चाइना ने कहा शीत युद्ध की मानसिकता छोड़े भारत। जी हाँ, क्वाड की बैठक से पहले बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच अफगानिस्तान में फिर हुआ खूनी संघर्ष। पंजशीर में तालिबान और स्थानीय लोग भिड़े। 2 दिनों से जारी है लड़ाई। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। जहां प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस सपा पर निशाना। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन बताया है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि जब मैं छात्र था तो स्कूल का रंग होता था हिजाब। विवाद पर बोले हाई कोर्ट के जस्टिस। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। यूपी में लड़के हिजाब को लेकर सबसे बड़ी खबर। आज वोटिंग मतदान होने जा रहा है। जी हाँ, 11 जुलाई में। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर हो रही है वायरल, तो बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस देश की इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, गाड़ियों के बहिष्कार के बाद भारतीयों के आगे झुकी हुंडई। कश्मीर विवाद पर जारी किया नया स्टेटमेंट। कश्मीर पर हुंडई के पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर निशांत ग्रुप की तरफ से विवादित ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट के मामले में भारत ने तूल पकड़ते और हुंडई की गाड़ियों के बहिष्कार की लगातार मांग के बीच कंपनी ने इस मामले को लेकर फिर से बयान जारी कर दिए हैं। अपने नए बयान में कंपनी ने इस विवाद को लेकर एक खेद प्रकट कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, कंपनी की तरफ से अभी भी माफ़ी नहीं मांगी गई है। भारत सरकार ने मंगलवार को कश्मीर पर हुंडई मोटर के पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के लिए दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संदेश कारपोरेट कंपनी के व्यवहार पर चिंता व्यक्त करने के लिए था, न कि देश के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दिम्बम बगाची ने बताया कि भारत ने हुंडई पाकिस्तान द्वारा अस्वीकार सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। हम चलते हैं एक और अपडेट। सीपीईसी पे भारत ने चीन और पाकिस्तान को लथाड़ा कहा, यथास्थिति न बदली जाए। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भारत सरकार ने दोनों देशों को लथाड़ लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने मामले को लेकर कहा है कि 6 फरवरी 2022 को चाइना और पाकिस्तान के बीच संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और तथाकथित चाइना और पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का उल्लेख किया गया है। इसमें हमेशा ऐसे संदर्भों को खारिज किया गया है और हमारी स्थिति चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पर भी हम संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से रहे हैं और रहेंगे। हमें उम्मीद है कि चाइना और पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला। एक और अपडेट, सीएसटीओ में पार्टनर बनेगा भारत। रूस ने कहा हम विचार करने को हैं तैयार। रूसी राजनयिक ने कहा है कि मॉस्को सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन सीएसटीओ में ऑब्जर्वर या पार्टनर के लिए भारत की अपील पर विचार करने को तैयार है। ये बात सीएसटीओ में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिलेन अंगसांदन ने कही हुई है। रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट्स बताती हैं कि 31 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में रूसी राजदूत डेनिस ओलिपोव ने कहा था कि मॉस्को भारत सीएसटीओ संबंधों को मजबूत करने की रुचि रख रहा है। सीएसटीओ भारत के साथ संबंध मजबूत करने की योजना को लेकर अंगाशंदन ने कहा है कि हम किसी भी को थोपने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम रचनात्मक रूप से और तीसरे देशों और संगठनों से प्राप्त प्रासंगिक अनुरोधों पर तुरंत विचार करते हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। क्वाड की बैठक में भाग लेने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर यह बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्वाड की बड़ी बैठक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली, लेकिन उससे पहले तिलमिलाए चाइना ने कहा शीत युद्ध की मानसिकता छोड़े भारत। दरअसल आपको बता दें, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम एस जयशंकर 10 से 13 फरवरी यानी आज 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पायने के निमंत्रण पर जयशंकर कैनबरा पहुंचेंगे। जयशंकर यहां ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ मेलबर्न में 11 फरवरी को चौथे क्वाड बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में कोरोना महामारी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज सहित क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत होनी है। दरअसल
क्वाड ग्रुप की बैठक में भाग लेने के बाद जयशंकर 12 फरवरी को ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत होगी और चीन की विस्तारवादी नीति, हिंद महासागर और साउथ चाइना सी को लेकर भी बैठक में बातचीत की जा सकती है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अफगानिस्तान में फिर से खूनी संघर्ष, पंजशेर में तालिबान और स्थानीय लोग भिड़े। बड़ी खबर, 2 दिनों से जारी है लड़ाई। एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। दरअसल अफगानिस्तान में एक बार फिर से खूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशेर पेशेव के पराधे घाटी को घेर लिया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में स्थानीय सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि तालिबान ने यहां कुछ स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तालिबान और पंजशेर के स्थानीय लोगों के बीच 7 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई थी। उनके बाद से ये लड़ाई जारी है और ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब तालिबान की एक गाड़ी मान विस्फोट का शिकार हो गई है। आपको बता दें, पिछले साल अगस्त में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और फिर तब से ही अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथों में है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस और सपा पर निशाना, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन बताया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजेंसी एएनआई से खास बातचीत कर रहे हैं और इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि देश में परिवारवादी ये 2 लड़कों वाला खेल तो पहले भी आपने देखा होगा। इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें हिसाब दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठबंधन पे प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही हैं। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। कहा है कि जब परिवार ही सर्वोपरि होता है, परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या ना बचे, देश बचे या ना बचे, ये सब होता है तो फिर ये बड़ा नुकसान है प्रतिभा को होता है। सार्वजनिक जीवन में जितनी अधिक प्रतिभा आए वो ज़रूरी है। ये पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ नेता निजी स्वार्थ के लिए विविधता को एक दूसरे से साथ विरोध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 50 साल इन्होंने यही किया और हर बात पर देश को बांटो और राज करो जैसी नीति अपनाई। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर मैं जब छात्र था स्कूल का रंग एक होता था। हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए बोले हाई कोर्ट के जस्टिस। दरअसल आपको बता दें, हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कर्नाटका में अब बड़े पैमाने पर हिजाब करने वाले छात्राएं एकजुट हो रही हैं और ख़ास करके शाहीन बाग में भी हिजाब पहनकर बड़े पैमाने पर लोग, शाहीन बाग में भी महिलाएं उतर चुकी हैं। भोपाल से लेकर महाराष्ट्र में कई जगहों पर एक तरीके से हिजाब को लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो रही है दोस्तों कि जिस तरीके से हिजाब को लेकर ये विरोध शुरू है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, क्योंकि आज हिजाब को लेकर विरोध जिस तरीके से हो रहा है, आने वाले समय में एक बार फिर से, अभी तो हिजाब के लिए विरोध हो रहा है, फिर स्कूल में नमाज के लिए विरोध होगा, फिर ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा है कि जब मैं छात्र था तो स्कूलों को एक ही रंग हुआ करता था और छात्रों को एक ही ड्रेस में जाना पड़ता था। हाँ ठीक है, हिजाब पहनना कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन स्कूलों में एक ड्रेस होता है, आप उस ड्रेस में पहन के जाइए। और इस तरीके से हिजाब पहनकर ये कहीं ना कहीं स्कूल और कहीं ना कहीं स्कूल एक शिक्षा का मंदिर बनाने की तरह है। तो करारी फटकार लगाई है। लेकिन सबसे दुखद खबर यह है कि राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं राजनीति के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से अब भी अगर बात करें, राजनीतिक पार्टियां राजनीति के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये इस चीज़ को जायज़ बता रही हैं। एक और अपडेट लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव, 15 साल की हार का डर, अतीक अहमद ने छोड़ा अपना गढ़, पत्नी ने बताया क्यों नहीं किया नामांकन। सियासी खेल में पूर्व सांसद अतीक अहमद लगातार पिछड़ रहे हैं। शहर पश्चिमी सीट से 5 बार खुद और 1 बार छोटे भाई अशरफ की जीत दर्ज कराने वाले अतीक के कदम अब सियासी गलियारों में सीधे पड़ते नहीं दिख रहे हैं। वर्ष 2007 से अतीक एक जीत को तरस गए हैं। 15 साल में अतीक और उनके परिवार ने जो भी चुनाव लड़ा उनमें हार मिली है। अतीक निर्दल के बाद अपना दल में आए और फिर उसे छोड़ा। सपा ने उन्हें किनारे लगाया, जबकि जेल में रहते हुए असदुद्दीन ओवैसी से जुड़कर राजनीतिक नई पार्टी का ऐलान किया। परिवार ने लंबी बातें की, लेकिन अपने गढ़ शहर पश्चिमी सीट से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि ख़त्म हो चुके हैं अतीक अहमद का, अब अंतिम काल आ चुका है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आज 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थम गया और पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। बुधवार को आपको बता दें पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही है। इससे पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में वोटिंग होनी है।
पहले फेज़ में लगभग 2.5 करोड़ मतदाता और मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इन चरण में कुल 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रचार थमने के बाद अब पहले चरण में कोई भी जनसभा नहीं की जा सकेगी। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर प्रचार थमने के बाद अब केवल डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि आज जो है मतदान होने जा रहा है पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पे। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आखिर इस बार जो है वो कितनी सीटें मिलने जा रही पश्चिमी यूपी से, आप सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें आज है मतदान, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पीएम मोदी ने थामा सीएम योगी का हाथ। दरअसल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी रण में कुछ ही घंटों आपको बता दें आज शुरू हो गया है। यूपी में 58 सीटों में आज मतदान हो रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने तस्वीर शेयर की है। पीड़ित, शोषित और दुखित बंधुओं के सीएम योगी ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामे। उन्होंने कहा है कि पीड़ित, शोषित, दुखित बंधुओं के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। तो एक तरीके से सीएम निकल के आ रही है। आपको बता दें पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। वे सब जवानों ने की फायरिंग। सर्च अभियान में नशीले पदार्थ के 2 पैकेट भी मिले, लेकिन इस बीच ढेर कर दिए हैं पाकिस्तान के ड्रोन। दरअसल आपको बता दें पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने सर्च अभियान चलाया है। दरअसल मंगलवार रात लगभग 12:30 बजे पंजग्रेन में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की आवाज़ आने की सुनी थी। इसके बाद से जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर दी है। इस दौरान ड्रोन वहां पर पीले रंग के 2 पैकेट गिरा गया। हालांकि जाते जाते बीएसएफ के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां पर कुछ दूर बाद जाकर पाकिस्तानी सीमा में पाकिस्तान का ड्रोन ढेर हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि 2 पैकेट गिराए और उन पैकेट में पूरी तरीके से मादक पदार्थ निकले थे। जब सेना ने उनकी तलाश उन चीज़ों की कहीं ना कहीं खोल कर देखा तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से एक नशीला पदार्थ था, जो कि अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से पंजाब के युवाओं को तरीके से कहीं ना कहीं आतंक की राह में झोंक रहा है, तो दूसरी तरफ उनको नशीला पदार्थ देकर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तस्करी भी, जिसे हम कह सकते हैं तस्करी हो रही है, ड्रोन के जरिए तस्करी हो रही है, जो कि खतरनाक है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, पाकिस्तान का ISI एजेंट हुआ गिरफ्तार। बड़ी खबर, फर्जी सैन्यकर्मी बन पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी। राजस्थान पुलिस की सीआईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीआईडी ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के एक एजेंट को पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी राय सिंह नगर का निवासी बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी का नाम शक्तिपाल चक्र बताया जा रहा है और वो फर्जी सैन्यकर्मी बनकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर सीआईडी ने यह कार्रवाई कर दी है। बताया जाता है कि श्रीगंगानगर की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी साझा किए जाने के इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे। सीआईडी की टीम इनपुट को लेकर अलर्ट थी। इसी बीच राय सिंह नगर के निवासी शक्तिपाल चक्र को लेकर जानकारी मिली। सीआईडी ने शक्तिपाल चक्र को पकड़ लिया और आरोपी शक्तिपाल चक्र फर्जी सैन्यकर्मी बनकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की को खुफिया जानकारी दे रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से राजस्थान की सटे सीमा पे कैसे कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान चंद रुपए के लिए देश की जानकारी दे रहे हैं और देश बेचने को भी तैयार हैं। हालांकि आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें हाइब्रिड आतंकी क्या हैं जिन्हें कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि अंदनांग में 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया है और 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि हाइब्रिड आतंकी हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आतंकी जैश से जुड़े हुए थे और कई जगहों पे पुलिस और सैनिकों पे हमला करने की योजना बना रहे थे। दरअसल इस समय कश्मीर में हाइब्रिड आतंकी एक नई चुनौती बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाइब्रिड आतंकी का काम कैसे करते हैं, समझिए। अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिनमें हमला करने वाला शख्स ऐसा था जो कि आतंकियों के लिस्ट में शामिल नहीं था। और वे लोग होते हैं जो कि हमला करने के बाद सामान्य जीवन शैली में लौट आते हैं और उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है। इसे सामान्य नागरिक बता दिया जाता है और ये कट्टर विचारधारा से जुड़े होते हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। एक और अपडेट लेते हैं, पाकिस्तान फिर से रोने लगा है। कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच रोया पाकिस्तान, बोला भारत मोदी राज में हालात भयावह हैं। दरअसल भारत के कर्नाटक राज्य में
स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद, अब पाकिस्तान सरकार भी कूद पड़ा है। इमरान खान सरकार के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने पीएम मोदी और भारत को लेकर जहरीले बयान दिए हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि मोदी के भारत में जो कुछ चल रहा है वो डरावना है। भारतीय समाज एक अस्थिर नेतृत्व के अंतर्गत बहुत तेजी के साथ पतन की ओर जा रहा है। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी की भारत में जो कुछ चल रहा है वो डरावना है। भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में सुपर स्पीड से पतन की ओर जा रहा है। हिजाब पहनना अन्य ड्रेस की तरह एक निजी पसंद का मामला है। नागरिकों को मुक्त होकर अपने फैसले लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अल्लाहू अकबर। फवाद चौधरी का यह बयान ऐसे समय पे आया है जब पाकिस्तान में जन्मी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूलों में घुसने से रोकना भयावह है। इस तरीके से कहीं न कहीं हिजाब को लेकर विवाद अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। अपना आंतरिक मसला न देखकर भारत के आंतरिक मामलों में लगातार टांग अड़ा रहा है। ठीक है, ये तो पाकिस्तान हुआ। अब तालिबान की बात करते हैं। दरअसल तालिबान ने भी हिजाब को लेकर कहा है कि पर्दे में महिलाएं रहेंगी तो शिक्षा और रोजगार मिलेगा, दूसरे देश दखल न दे। दरअसल कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों की हिजाब का पहनकर स्कूल जाने का विवाद, तालिबान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को पर्दे में ही रहना होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि देश में सिर्फ हिजाब पहनने वाली महिलाओं को ही शिक्षा और रोजगार मिलेगा। तालिबान ने अमेरिका को भी साफ कहा है कि उनके देश की संस्कृति को बदलने की कोशिश ना करें और तमाम देश, हालांकि भारत को लेकर सीधा उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट एक तरीके से अफगानिस्तान, अमेरिका समेत कई देशों के इनडायरेक्टली हिजाब में रहने की बात कही और यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि अब हिजाब में रहना ही चाहिए। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं, लेकिन आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से तमाम मुस्लिम देश ये कहानी बता रहे हैं कि हिजाब में, शिक्षा के मंदिर में हिजाब पहन के जाओ, अल्लाहू अकबर के नारे लगाओ, यानी उसे धर्मस्थली बनाना, ये कितना सही है, आप अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका को भारी पड़ सकता है यूक्रेन और ताइवान के बीच टांग अड़ाना। चाइना और रशिया एकजुट हो रहे हैं दोनों मुद्दे पे। दरअसल चाइना की बात करें तो चीन और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। जी हाँ, इस बीच मॉस्को और बीजिंग के बीच कई मसलों पर मतभेद है, लेकिन दोनों देशों के बीच याराना संबंध है। जब तक यूक्रेन को लेकर अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है तो रूस और चीन के बीच दोस्ती और गहरी होती जा रही है। दरअसल श्याम चरण भारत के विदेश सचिव रहे हैं। उन्होंने चीन और रूस की दोस्ती को लेकर अपनी बात दी है। ट्रिब्यून को एक लेख में लिखा है कि उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वादों के बावजूद यूक्रेन पर सैन्य हमले का खतरा बना हुआ है। रूस का मकसद कीव में रूसी समर्थक सरकार भी हो सकता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं बनाने की गारंटी मांगी थी। उन्होंने कहा है कि अगर गौर किया जाए तो ताइवान और चीन के बीच भी ऐसा हालात है। 2027 से पहले चीन ताइवान पर हमला करेगा। बीजिंग के पास इस क्षेत्र में अमेरिका को हराने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। चीन यूक्रेन मसले पर रूस को और रूस ताइवान मसले पर चीन को सपोर्ट करता है। ऐसे में इन दोनों मसले पर चाइना की मुश्किल, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री बोले अमेरिका और चीन के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। कश्मीर मुद्दे का हल बातचीत से ही मुमकिन है। दरअसल पाकिस्तान में एकजुट विपक्ष इमरान खान सरकार के खिलाफ बहुत जल्द अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी महीने या अगले महीने इमरान सरकार की घर वापसी तय है। बहरहाल शायद सियासी खतरे से बेखबर इमरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का ख्वाब देख रहे हैं। इससे पहले वो ईरान और सऊदी अरब को भी एक यही ऑफर दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में इमरान ने कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक इमरान अगले महीने रूस दौरे पर जा रहे हैं। ये उनका कदम उन्हें अमेरिका से दूर कर सकता है। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मुकेश अंबानी ने वापस लिया गौतम अडानी से एशिया का सबसे बड़े अमीर का ताज। 14 स्थान पर फिसले मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में बुधवार को एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ। कुछ दिन पहले एशिया और भारत के सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी को पछाड़ने वाले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को एक बार फिर से अंबानी ने पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स रियल टाइम्स वेलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक बुधवार सुबह अंबानी की संपत्ति में $2 अरब का इजाफा हुआ था, जबकि अडानी की संपत्ति में $1.5 अरब की सेंध लग गई है। इसी वजह से अंबानी ने एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े अरबपति बन गए हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब भारत में
जो हिजाब की सियासत है यूपी भी पहुंची और जमीयत उलमाए हिंद का ऐलान, रोक का विरोध करने वाली छात्रा को 5 लाख दिया जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद महमूद गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कर्नाटका के महात्मा गांधी कॉलेज उडुपी की वीवी मुस्कान खान को 5 लाख रुपए के इनाम में देने की घोषणा कर दी है। वीवी मुस्कान ने मंगलवार को कॉलेज में हिजाब की रोक के विरोध छात्राओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए धार्मिक नारे लगाए थे। मौलाना मदनी ने कहा है कि देश की बेटियों से अपने संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों के लिए सजग रहने चाहिए। उन्होंने बीबी मुस्कान को बधाई देते हुए सरकार से मांग की है कि धार्मिक अधिकारियों को विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मुल्क का संविधान मानने वाले चाहे वो किसी धर्म के ना हो, उससे समान अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। ये जो हिजाब का विवाद है इसे आप कैसे देखते हैं, और जो ताबड़तोड़ आतंकियों पर कार्रवाई हो रही है वो से आप कैसे देखते हैं, सुझाव देना ना भूलें।